बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो कि IMF की शराइत में से एक है, ये पेश तजवीज़ के तौर पे रख दिया गया है कौमी असम्बली के सामने। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर करते हुए वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने कहा कि IMF का मिशन पाकिस्तान आया और उनसे 10 दिन तक बातचीत रही, उनके साथ कुछ इकदाम पर इत्तेफाक का इजहार किया गया। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने बताया कि ये जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस, इजाफी टैक्सेस की तजवीज़ सामने रखी गई है और कल इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। इसमें जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ अशिया पर GST जनरल सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफा यानी 17 से 18% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मबनी मुआहिदा किया था। बाद अज़ां फिर इससे रूगर्दानी की गई और उसकी वजह से अब इन मौजूदा हुकूमत को जो PDM को इस मुआहिदे का सामना है और रियासत अपने इस मुआहिदे जो वादे किए गए हैं उस पर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा हमें इसका सियासी नुकसान भी हुआ है लेकिन रियासत को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क की मुआशी तनज़ली है इस पर एक तहकीकाती कमीशन भी तश्कील देना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी उन्होंने दावत दी। अब कौमी असम्बली में ये पेश कर दिया गया। इसके बाद वज़ीर ख़जाना ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी इसे पेश किया गया शोर शराबे के दौरान। और अब मेरे ख्याल में सेनेट चेयरमैन ने कहा है कि इस पर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आएंगी और जुम्मे तक इजलास मुलतवी किया गया। जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस है उसमें डिस्कस की जाएंगी, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जो अहम सवाल ये है कि ये जो तरमीमी बिल है, जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट होगा महंगाई के हवाले से, इसका इम्पैक्ट होगा एक आम आदमी की लाइफ के हवाले से, बिलखसूस जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप हैं। हम आज की नशिस्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए क्या हुकूमत इकदाम सोच रही है। वैसे तो 40 अरब रुपए का इजाफा किया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, कुव्वत खरीद में इजाफा कैसे किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे दोबारा से इसमें रूह फूंकी जा सकती है, ये बड़े सवाल हैं। और क्या IMF की डील के बाद मुल्क की जो मईशत है मुस्तहकम हो जाएगी, इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत में शरीक गुफ्तगू इनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं अली गौर खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और आज कौमी असम्बली में बिल्कुल बराबर मौजूद थे जब वजीर खजाना साहब ये तजावीज़ रख रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अली गौर साहब कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं खान मोमन साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, जहां आज ऐवान बाला में भी ये तजावीज़ लेकी गई और जैसे मैंने इब्तदाई में कहा कि इस पर अब तजावीज़ भी सामने आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब माहिर इक्तिसादियात हैं, वो हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं थ्रू स्काइप वीडियो लिंक। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाजत से जरा एक फरूख सलीम साहब का एनालिसिस ले लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो जाए कि ये जो आज बजटरी प्रपोजल्स रखी गई हैं ज़िमनी, इसका क्या इंपैक्ट होगा और क्या इससे IMF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बताइएगा इस हवाले से, क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप, ये जो बजटरी प्रपोजल्स आई हैं इसका एक तो इंपैक्ट क्या होगा और क्या हम IMF का जो वो मुआहिदा है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए अनवार साहब, दो चार सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं। पहली बात तो देखिए, मैं पिछले 40 सालों से इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको 100% एतमाद से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं है। अच्छा, सियासी फैसले लिए जाते हैं और उन सियासी फैसलों के नतीजे में मईशत का वो हाल हो जाता है जो आज हम देख रहे हैं, जहां हम 2.9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर में बैठे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क और हमारे पास अब 16 या 17 दिन से ज्यादा के इंपोर्ट का कवरेज नहीं रहा। जी आज का मिनी बजट, तीन चीजें हैं। एक तो 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं और उससे पहले दो चीजों का जो ऐलान किया गया था उसमें गैस के रेट थे जो 16% से कहीं 113% तक बढ़ाए गए, उसका इम्पैक्ट है 350 अरब का। टैक्सेस का इम्पैक्ट आपने बताया 170 अरब का, और बिजली जो उसके रेट बढ़ाए गए थे उसका इम्पैक्ट है 250 अरब का। तो जो मजबूरी टीका आप समझे, जो मजबूरी बोझ है वो लगभग 800 अरब का बोझ है, जो नया बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर आने वाला।
अब 800 अरब जरा समझना मुश्किल हो जाता है। 800 अरब का मतलब यह है कि जितने भी खानदान पाकिस्तान में रहते हैं, हर खानदान को एक टीका लगा है या लगने वाला है 30,000 रुपए का इजाफी बोझ, एक नया टीका। ये है 800 अरब रुपए का इम्पैक्ट जो आप पूछ रहे हैं आम आदमी के ऊपर। ठीक। महंगाई की शरह जो हुकूमत हमें बता रही है, हुकूमती आदाद शुमार बताते हैं कि 27-28% की शरह से महंगाई का घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है। जो इम्पैक्ट अभी आएगा, जो महंगाई इजाफी आने वाली है इन इकदाम के नतीजे में, मेरा तखमीना ये है अनवार साहब कि हम चले जाएंगे कहीं 30 या 35% महंगाई की शरह। तो महंगाई का घोड़ा जो है वो और उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। 27% से आप सोचिए कि कहीं 30 या 35% पे महंगाई की। डॉक्टर साहब, क्या इन इकदाम से बचा जा सकता था अगर ये ना उठाए जाते? सवाल ये भी है, और IMF की डील मिल जाती। जी अनवार साहब, जहां हम बैठे हैं ये पिछले 25, 30, 35 सालों की जो हमारी अपनी गलत पॉलिसीज हैं, जो हमारे अपने गलत सियासी फैसले हैं, उनके नतीजे में यहाँ आके बैठे हैं। और अब हाल ये है कि दोनों ऑप्शंस जो हैं, देखिए ऑप्शंस हमारे पास दो थे, या हम IMF का हिस्सा बन जाएं और या हम IMF का हिस्सा ना बने। ठीक। अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर डिफॉल्ट की तरफ जाता है मुल्क। डिफॉल्ट के नतीजे में जरूरी अशिया की एक संगीन खौफनाक किस्म की किल्लत सामने आ जाएगी और महंगाई का एक तूफान, यानी कि कीमतें जो है वो आसमान से बातें, इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रपोजिशन। एक ऑप्शन ये है। जी जी, एक ऑप्शन ये है अनवार साहब। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम IMF का हिस्सा बन जाए। IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल जाता है। ठीक है। लेकिन महंगाई का जो बोझ है, जो घोड़ा है जिस रफ्तार से भाग रहा है, उसका मैंने जिक्र पहले कर दिया। ठीक है, मेरे साथ जरा रहेगा। अली गौहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद एक MNA है, फैसलाबाद जो पाकिस्तान का एक बड़ा सनत वाला शहर है, वहां से इलेक्ट होकर आए हैं। ये प्रपोजल्स आई हैं, गवर्नमेंट लेकर आई है, जाहिर बात है गैर मकबूल फैसले हैं, ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट है, जैसे डॉक्टर फारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसकी जो काउंटर प्लानिंग कोई की गई है कि किस तरह एक आम आदमी, वो बता रहे हैं उन्होंने जो कैलकुलेट किया कि जिस चीज़ का इम्पैक्ट लेट से 30,000 पर फैमिली आता है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया जाए, कोई मुआशी रिलीफ की कुछ सूरत ऐसी निकाली जाए जिससे IMF की डील भी मिले, शराइत भी फुलफिल हो और एक आम आदमी को ब्रीदिंग स्पेस भी मिले फाइनेंशियली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो फ़ारूक सलीम साहब ने बातें की वो भी मतलब है कि वो ठीक हैं उनके एनालिसिस, लेकिन आपने देखा कि आज जिस तरह से डार साहब ने जो स्पीच की है, जी, उन्होंने पिछले काफ़ी वक्त का अहाता किया और कंपैरिजन दिए। कंपैरिजन उन्होंने क्या दिए हैं कि जो मतलब है कि पिछली हमारी गवर्नमेंट थी, जब वो बनी तो उस वक्त उनको क्या क्या चैलेंज थे, उस वक्त हालात क्या थे, फिर उसके बाद किस तरह से हालात में बेहतरी लाए, उन चैलेंजेस के ऊपर किस तरह से अबूर हासिल किया, और साथ ही साथ ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर गए। यहाँ पर ये बात समझना नहायत ज़रूरी है और ये नहायत अहम है बात कि 2013 से लेकर 2018, 2013 में क्या था, 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी जी। तो 2013 में खादों की कीमतें ज़्यादा थीं, 2013 में बिजली की कीमतें ज़्यादा थीं, 2013 में जब हुकूमत हमें मिली थी तो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चैलेंज था। आपने देखा कि जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6% तक गया, जो ये थी अपना महंगाई की इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4% तक आया, जो बिजली पैदा करने के कारखाने लगे और पाकिस्तान की रोशनियां बहाल हुई, कराची और पूरे पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ। बात करने का ये है मकसद कि अगर आपकी और दीगर चीज़ें, घी, चीनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सस्ती हुई टाइम के साथ साथ, लेकिन सूरत हाल ये है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हमसे एक आर्टिफिशियल मतलब तरीके के साथ, एक गैर जमहूरी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब से गवर्नमेंट छीनी गई और उनकी पार्टी से, और 2018 के इलेक्शन चुराए गए और उसके नतीजे में एक हुकूमत को लाके बिठाया गया
जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। कर्जे तो हमने भी लिए, आज भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनकी हुकूमत भी छीनी गई, लेकिन अगर हमने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए तो सी पैक जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए, पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगा हुआ नजर आया, बिजली कारखाने लगे। मुझे बताएं कि जो तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और किस हालत में आया जिस वक्त अनवार साहब हमें हुकूमत हमसे ली गई उस वक्त क्या हालात थे, जब अब हमने इनको तरीके अदम एतमाद के जरिए एक गैर जमहूरी हुकूमत को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया है, तो उस वक्त हमें किन हालात में पाकिस्तान मिला है। आज क्या हालात? ये IMF के जो वायदे हैं इसके ऊपर दस्तखत किसके हैं? अगर तो शहबाज शरीफ साहब के हैं तो फिर वो जिम्मेदार है, और अगर इमरान नियाजी साहब के हैं तो फिर जिम्मेदार वो है। वो तो इनके दौर में, वो तो और उन कर्जों को मतलब है कि आप एक आज दुनिया मतलब है देखें कि आज 2023 है और आप स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं IMF से के साथ आपने मुआहदा किया हुआ है, और आप ऐलान करते हैं जब आपको पता है कि अदम एतमाद पास होने वाली, पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दो, फलां चीज भी कर। इसका मतलब है कि आपके और IMF के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो, और उसकी वजह से तमाम उसकी वजह से आज आपको देखें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इस पे जरूरत है, ठीक है कि उस मुआहदे को कामयाब करने के लिए हो जाए मुआहदा। देखिए हमें मैं बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जहां पाकिस्तान की बात हो ना, वहां हमें सियासत से ऊपर होकर बात करनी। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सेनेट में ये बिल आया है, उसमें आपने शोर शराबा किया, आप लोगों का एहतजाजी हक है, आप अपोजिशन है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी बताइएगा, अभी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गया है और ये कब आपकी सिफारिशात मुरतब होंगी? ये परसों फ्राइडे को होनी है या 23 फरवरी को होनी है, और उसके बाद ये फिर असम्बली में जाया जाएगा? और ये जो आपको एतराजात हैं कि इन्होंने 170 अरब रुपए की टैक्सेशन की है, कोई मुतबादिल इसका कोई प्लान भी आप दे सकते हैं कि इसकी बगैर भी कोई काम किया जा सकता था या IMF की डील सिक्योर की जा सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मनी बिल में ना सेनेट का कोई इनपुट एज सच नहीं होता, सजेशन होती है, लेकिन बाय द टाइम सजेशंस आर देयर ऑलरेडी वो बिल शेल इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि सजेशन को दोबारा करके दोबारा अमेंडमेंट्स करके तो वो तो करने थे रहे। तो नॉर्मली उसका वो नहीं होता। हाँ वो सजेशंस लिख लेते, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर ज़्यादा कोई वो करते हैं। ठीक है, अब मैं इस बात से डेफिनेटली एग्री करता हूँ फारूक साहब की बात से कि हम पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल फैसले ज़रूर करते हैं। ठीक है, हमारा काम है पॉलिटिकल फैसले करना और इकोनॉमिक इश्यूज इन एवरी इशू। ओके, नहीं वो तो जाहिर बात है, सियासी जमात है तो हर सियासत तो करेंगे। हमने बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि हमने जवाब दिया होना था अवाम को जी। हमने अवाम को किसी न किसी तरीके से हमारी कोशिश होती है कि हम उनको रिलीफ दें, कहीं ना कहीं से रिलीफ दें। ठीक है, मैं एक दफा आसान लफ्जों में कहता हूं कि जो सबसे पहले तो IMF इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स बेसिकली टेलिंग यू कि देखो तुम अपने खर्चे और अपनी इनकम को बराबर रखो जी। ठीक है, अच्छा अब आपने पूछे क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉन टैक्सेबल सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे लैंड सेक्टर हो गया, इनमें हम डायरेक्ट टैक्सेस लगा सकते हैं। अच्छा, दे आर नॉन टैक्सेबल एरियाज। ठीक है, लैंड सेक्टर मतलब रियल एस्टेट है आपकी, रियल एस्टेट वगैरह। ठीक है, नंबर 2 ये जो DC रेट है ये इलीगल मनी ट्रांजैक्शन है। मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता हूं, 2.5 करोड़ करता हूं, 7.5 करोड़ के ऊपर मैं कोई टैक्स नहीं देता डायरेक्ट। ठीक है, ये गलत है, इन चीजों को बंद करें, ये सख्त फैसले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये याद रखें कि गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अपने फंक्शनल रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें डिवॉल्व होके प्रोविंसेस के पास चली गई, लेकिन हमारे पास वो सारी की सारी नफरी मौजूद है जी। तो उनका क्या काम है, डू वी रियली नीड देम और नॉट? ये अपनी पेट्रोल कम करना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मोर ऑफ अ सिंबॉलिक है, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अच्छा फिर बात ये हो जाती है कि जितने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं इनके अंदर हम लोगों ने पॉलिटिकल भर्तियां की हुई हैं। PTI ने उसके ऊपर बड़ा काम किया था और मेरे ख्याल में कोई PIA से कोई 4-5 हज़ार लोगों को कम किया था,
पीटीवी से कम किया था, बहुत सारी जगहों से उन्होंने कोशिश की थी कि कम करें, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 ये हो जाता है कि जो हम लोन जो है ना, फॉर एग्जांपल जो एक चीज है FRDLA, वो कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन हो जाते हैं, ठीक है। एक रखा हुआ लाभ भी है हमारे, नहीं बिल्कुल है, ठीक है। उसमें अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, ठीक है। उसमें यह हुआ था कि सबसे पहले तो उसमें जो डेट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब जो इदारे डेट ले रहे हैं वो उसको शो नहीं करते। अच्छा, फिर ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है ना, मुख्तलिफ किस्म के, ये भी लोन लेते हैं और ये लोन एज अ कमोडिटी लेते हैं। जब वो कमोडिटी लेते हैं तो वो उसको रिफ्लेक्शन नहीं आती, आपके सर्कुलर डेब्ट की रिफ्लेक्शन नहीं आती। आप जब आप बना रहे होते हैं, ये क्या कह सकते हैं, बजट बना रहे होते तो उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ आती है कि यहां पे मैं नेगेटिव में चला गया हूं। दो चीजें। अब मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। अली गोहर साहब ने एक कमेंट किया था इसहाक डार के ऊपर, और 2013 से 18 में 2013 से 18 में इसहाक डार ने, और ये आप याद रखें कि वन ऑफ दी आइटम्स जहां पे IMF ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि आपने डॉलर को फ्री फ्लोट करना है, वो इस वजह से कि उनको पता है कि इसहाक डार इज स्पेशलाइज्ड इन आर्टिफिशियली क्रिएटिंग द डॉलर रेट। अच्छा, उसका जो इंपैक्ट होता है, जो ये 6% कह रहे हैं ना, अब फरूख साहब जो है ना वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि जो आपका GDP या जितनी भी आपके फाइनेंशियल चीजें होती है ना, वो डॉलर बेस्ड होती हैं, ठीक है। अगर आप अपने डॉलर आर्टिफिशियली 25% या 30% कम कर रहे हैं तो एक्चुअली आपकी GDP जो है ना, जो आप दिखा रहे हैं उससे 25-30% कम है। तो अगर इन्होंने 130 रुपीस के डॉलर को 100 रुपी दिखाया हुआ है, विच इज 35% ऑफ द डिफरेंस, तो इनका GDP 6% नहीं था, उसमें आप 35% माइनस कर ले। चलो वो मैं ठीक है, मतलब ये जनरली मैं बता रहा हूं, ये जनरल के हवाले से नुक्ता ये है कि फ्री फ्लोट हो और मार्केट डिटरमिन करे, होना ये चाहिए, ठीक है। मार्केट को डिटरमिन होना चाहिए कि अच्छा, एक और चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है, आपने कहा कि हम लोगों को एम्पावर कैसे करते हैं। लोगों को आप एम्पावर कर सकते हैं जब आप बिजनेस क्रिएशन करते हैं, जब आप जॉब क्रिएशन करते हैं। PTI के दौर हुकूमत में हर साल 1.8 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 1.4 मिलियन हुई थी, और पीपल्स पार्टी के दौर में 1.1 मिलियन पर ईयर के लिहाज से जॉब क्रिएशन हुई थी, ठीक है। अच्छा, जॉब क्रिएशन के लिए आपको एक्चुअली टैक्स कम करना होगा ताकि सर्कुलेशन ऑफ मनी हो। जब आप टैक्स बढ़ा देते हैं तो लोग अपना पैसा रोक लेते हैं, वो बैंकों में ज्यादा रखते हैं, वो उस किस्म की चीजें करते हैं। अच्छे सजेशंस दिए, लेकिन चूंकि वक्त इस हवाले से है कि 170 अरब रुपए IMF की डील सिक्योर कर रही है, जैसे डॉक्टर फरूख साहब ने कहा कि 2.9 बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, इनके पास चॉइस इसलिए नहीं है। अगर इनकी कैपेसिटी होती, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल कैपेसिटी होती, तो ये जिस तरीके से आए थे, 150 रुपए के पेट्रोल पे शोर मचाते हुए आए थे, उन्होंने पिछले 10 महीनों में जो किया है, जो पिछले 10 महीनों में किया, ये कभी ना करते। तो ये उनकी जो सजेशन आई है इसहाक डार साहब की, एक तहकीकाती कमीशन होना चाहिए। जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और एक बात बताऊं, एक ये भी बात बता देता हूं, वो जब तहकीकाती कमेटी बनाए ना, तो उसका ये जरूर इंपैक्ट पूछे कि 1990 में जब इसहाक डार था और अभी जब इसने आर्टिफिशियली हर दफा किया था, मैं आपको रफली फिगर बताता हूं, 24 बिलियन डॉलर में से इन्होंने 10 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने फूंक दिए थे सिर्फ डॉलर रेट को मेंटेन करने के लिए। ये जो नुक्ता आया तहकीकाती कमीशन का, मेरे ख्याल में क्योंकि हम तो मईशत पर भी ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं ना, तो फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। देखिए, बात ये है अनवार कि जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे जी, तो उस वक्त भी अगरचे के अपोजिशन को इमरान नियाज़ी साहब ने अपने हस्बे ख्वाहिश दीवारों में चुनवाया, झूठे मुकदमात बनवाए, क्योंकि उनकी तो वाज़ेह हिदायत होती थी कि मेरे सियासी मुखालफिन को जो है ना, वो तो मतलब उनकी ऐसी तैसी फेर के आज उनकी जमानत भी कैंसिल हुई है। हाँ जी, तो देखिए बात ये है कि वो उस वक्त तो उनकी ये प्रायोरिटी थी, उनकी प्रायोरिटी मईशत नहीं थी। आज जो बातें कर रहे हैं हुमायूं साहब, अगर ये उस वक्त ये जो अभी बता रहे हैं कि फलां चीज़ में इतनी प्रपोजल दे रहे, अच्छी प्रपोजल में, जब तारीख के सबसे बड़े कर्जे इनकी हुकूमत ले रही थी, उस वक्त ये मशवरे उनको क्यों नहीं दिए कि भाई इतने अरब मत लो, ये कल को इस कौम ने भुगतने हैं, इस चीज़ में कम कर लो, इस चीज़ में कम कर लो, इस चीज़ में कम कर लो। बात ये है कि जब मामला बाईपास ऑपरेशन पे चला गया, ये कहते हैं जी डिस्प्रीन की गोली खा लें। देखें, आपने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। बात ठीक है कि साबका हुकूमतों
की भी कुछ पॉलिसीज नाकिस होगी माशी तौर पर, लेकिन जितने बड़े ब्लंडर इन्होंने किए हैं पाकिस्तान, इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, आप समझते हैं? इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। किस किस चीज की होनी चाहिए कि वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ 2018 में, इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाला से किसने ब्लंडर किए, इस हुकूमत ने, तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यही तो हमारा मुतालबा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, उनको अवाम के कटहरे में भी लाएं, कानून के कटहरे में भी लाएं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सर जिन लोगों ने पाकिस्तान की मैशत के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत के साथ खिलवाड़ किया, आज फरूख सलीम साहब ने बात कहां से स्टार्ट की? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी नहीं, पाकिस्तान का मसला सियासी है, सियासी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं अनवर साहब कि 2018 में हम ये कहते थे कि ये इलेक्शन रिग्ड है, ठीक है। मैं तो एक जाहिर है वहीद साहब तो जो है वो माशाल्लाह इनकी वो हो गया कि ये कुछ चीज़ों में बड़े माहिर होंगे, तो मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, लिहाजा मैं मजबूर हूँ कि मैं तो डायरेक्ट इलेक्शन गली मोहल्ले से लड़ के आता हूँ, तो मैं तो वही सादा ज़बान बोलता हूँ जो लोगों को समझ में आए, जिस ज़बान में लोग हमसे बात करते हैं। देखिए बात यह है कि जो आज ये हमारे 2018 के जो इलेक्शन थे वो चोरी, ये हमारा क्लेम था, ठीक है। इसके बावजूद हम कौमी असम्बली में बैठे, इसके बावजूद हम सूबाई असम्बलियों में बैठे, हालांकि पूरे पंजाब का मैंडेट छीना गया, हमारी सूबाई हुकूमत छीनी गई। आज इनकी सिर्फ कौमी असम्बली में, पंजाब में भी इनकी वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, KPK में भी इनकी गवर्नमेंट थी, सिर्फ इधर से अदम एतमाद हुआ है। इन्होंने खिलवाड़ पाकिस्तान की सियासत में इंतशार क्या फैलाया कि असम्बलियाँ तोड़ी और कौमी असम्बली से इस्तीफे देके बाहर आ गए, और अब बदनीति के साथ कहते हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे थे तो को क्यामत आ गई थी, 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है, आप अक्टूबर तक आप मुल्क को सियासी तौर पर क्यों इंतजार की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या हर बात की ये जवाब है कि जी आईन इजाजत देता है तो ये कर ले, फलां चीज इजाजत देती है तो ये कर ले? मुल्क की स्टेबिलिटी पहले होनी चाहिए, पहले पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की मैशत की बात होनी चाहिए। आईन में क्या क्या प्रोविजन है? मैं डॉक्टर फरूख साहब ये बताएगा, कुछ तो सजेशन दिए हैं डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, आप उस हवाले से क्या राय रखते हैं? उनका एग्रीकल्चर का शोबा है, रियल स्टेट है, उनको डायरेक्ट टैक्सेशन में लेना चाहिए, DC रेट एक्चुअल रेट से मुख्तलिफ होता है, जो कि वी ऑल नो इट। साथ में उन्होंने कहा रिलीफ देना होता है, इसलिए सियासी हुकूमतें सियासी फैसले करती हैं क्योंकि वो आवाम को भी देखती हैं। और आपको याद होगा PTI ने रिलीफ देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को भी फ्रीज कर दिया था। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? और आप भी समझते कोई ऐसा तहकीकाती कमीशन होना चाहिए जो फिक्स कर सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करती है मईशत और सियासत के हवाले से। अनवर साहब 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए। देखिए जो रिकमेंडेशंस डॉक्टर साहब ने दी हैं, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, टैक्स, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, 100% जबरदस्त सजेशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 44 महीने जो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने इस किसी एक सजेशन के ऊपर भी काम किया? स्टेट ओन एंटरप्राइज का कुछ काम हुआ? कोई एक भी प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने 44 महीने के अंदर? एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया? वो तो एमनेस्टी दे रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर को, यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। तो एक तो ये बड़ा तजाद जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, आप याद करें कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी एक कमीशन बनाया गया था और वो ये था कि पुराने कर्जा जात जो लिए गए हैं वो कहाँ गए जी। फिर पता ये चला, उस कमीशन ने बड़ा काम किया, उस कमीशन ने मुझे भी बुलाया था ब्रीफिंग के लिए, और पता ये चला कि जो 71 सालों में पाकिस्तान ने कर्जा लिया था 1947 से लेकर के 2018 तक, वो कोई 30,000 अरब का बनता था, और PTI की हुकूमत के दौरान वो 30,000 से बढ़ के कहीं 54,000 अरब पे पहुंच गया। 54,000 अरब साल में 71 साल में जो कर्जा लिया गया था उसका 70-75% तो 44 महीने में आ गया। तो फिर वो जो कमीशन बनाया गया था उसको हम भूल गए, क्योंकि वो कमीशन तो तहकीक कर रहा था कर्जा जात की, और यहाँ पे उल्टा मामला पड़ गया। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो खड़ी है, आगे हमारे कुआं है, पीछे खाई है, और हम एक कमीशन बनाने चले हैं कि जो पिछले 35 साल का 40 साल का हिसाब लेने चली है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा।
ओके। हमने कितने कमीशन देखे हैं पाकिस्तान की तारीख में, मुझे कोई गिनवा दे, कोई एक दो कमीशन बता दें जिनके नतीजे में मुल्क की सिमत जो है वो दुरुस्त हो गई। एक सवाल आपने इलेक्शन के हवाले से किया। अनवार साहब, दो सबसे बड़े जो माशी इश्यूज हैं वो ये है, 23 करोड़ पाकिस्तानियों का इशू है महंगाई का जी, और हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है डॉलर्स के फुकदान, डॉलर्स की किल्लत का। अब मुझे बताइए कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, क्या ये दोनों प्रॉब्लम्स का हल है इलेक्शन के अंदर? क्या इलेक्शन के बाद महंगाई की शरह जो 27-28 पे जा रही है ये कोई नीचे आ जाएगी, 5% पे चली जाएगी? जो कौमी खजाने में 2.9 अरब डॉलर पड़ा है, अगर हम इलेक्शन करवा दें तो क्या ये 20 अरब पे चला जाएगा? तो मेरे नजदीक इलेक्शन जो हैं वो किसी भी किस्म के माशी प्रॉब्लम का हल नहीं। ठीक। डॉक्टर हुमायूं साहब, सर ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है कि आपकी 44 माह की हुकूमत है, जो आपने इतनी अच्छी सजेशंस दी, उन पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए बात ये थी कि उनमें से ज्यादातर टाइम में तो मैं था ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं सजेशन क्या इसकी बड़े तरीके से आप निकल गए। नहीं देखिए नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने ये अपनी गवर्नमेंट को भी पिछले साल मैंने अपनी गवर्नमेंट को भी ये सजेशन दिए, आप कहते करना चाहिए था। ठीक है। नंबर 2, देखिए बात बिल्कुल सही है, जो पॉलिटिकल इशू है ना उसकी स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने बिजनेस जो होता है ना वो ये परिंदों की तरह होता है, जो दाना उड़ने को तो एकदम उड़ जाते हैं लेकिन आते बड़े थोड़े थोड़े करके देखते हैं वहां पे स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। उस जगह पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में, जो एक पॉलिटिकल जहां पे अनसर्टेनिटी हो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट को लाके बिठा देते हैं, तब चीज आती है। अच्छा, जो उन्होंने कमेंट किया था कि पिछले साल में मैं अगर उस कमीशन में होता, मुझे उसका इल्म नहीं है, मैं जरूर ये देखता कि यार ये डॉलर में देख रहे या रुपये में देख रहे, एक्सचेंज नहीं रुपीज में देख रहे थे। एक्सचेंज रेट को उन्होंने एड्रेस किया था कि नहीं किया था, 135 रुपए का जो एक्सचेंज रेट हो और 60 रुपए का एक्सचेंज रेट हो, उसमें फर्क आ सकता है ना, ठीक है, एक चीज है। नंबर 2, ये याद जरूर रखें, एंड आई एम श्योर के आई वुड लाइक के फरोख साहब इज गुड एनालिसिस करते उसमें, आई एम श्योर कि ये जरा बता दें कि अगर एक हुकूमत जिसने 35% डॉलर की रेट को चेंज किया हो, फर्ज करें मैं कोई भी चीज, मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, वो फिगर्स बेसिकली फज फिगर्स हैं बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल डॉलर रेट जो मैंने रखा हुआ है, नॉट द एक्चुअल रेट, ठीक है। जब एक्चुअल डॉलर रेट में आप करते हैं तो आपकी हर सिस्टम, आप जिस इदारे में जाएंगे फाइनेंस के, जिस इदारे में जाएंगे और आप उसको फ्री फ्लोट करके उसके साथ करेंगे, आपकी सारे हिसाब किताब गलत हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि जी ये आपके पास 500 रुपए हैं $500 के बदले में, ठीक है। अब आप जाए अमेरिका, जाएं, आप अमेरिका पहुंच के $500 को चेंज करें, वहां से आपको $2 मिल जाए, आपका तो हशर नशर हो जाएगा ना। इस पे क्या कमेंट है डॉक्टर फरूख साहब? फिर मैं अली गौर साहब के पास जाऊंगा। ये एक्सचेंज रेट की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, इस पे आपकी क्या टेक है सर? देखिए अनवर साहब, जो करता की किताबों में दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सचेंज रेट एडजस्टेड होते हैं। अच्छा। जो रुपया गिरा PMLN के दौरान, जो रुपया गिरा पीपल्स पार्टी के दौरान, जो रुपया गिरा PTI के दौरान, देयर ऑल फैक्टर्ड इन। हम बात कर रहे हैं 30,000 अरब की, जो कर्जा था 2018 में, और जब PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो वो 54,000 अरब का कर्जा छोड़ के जा रही थी। इसमें रुपए डॉलर चेंज का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात, एक बड़ा बुनियादी सा मामला आपके सामने रख देता हूं। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो अपनी GDP डॉलर्स में गिनता है, और उस मुल्क का नाम है अमेरिका। जाहिर, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो अपनी GDP डॉलर्स में नहीं गिनता, वो अपनी करेंसी में गिनता है, और फिर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है डॉलर्स के अंदर, जो भी उस वक्त डॉलर और उनकी करेंसी का रेट। तो हम पाकिस्तान में डॉलर्स में GDP नहीं गिनते, हम अपनी करेंसी में GDP गिनते हैं, और फिर उसको आप अपनी आसानी के लिए या बाकी दुनिया से कंपैरिजन के लिए उसको डॉलर में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बुनियादी नुक्ता ध्यान में रखें कि कोई दुनिया का मुल्क अपनी GDP जो है वो डॉलर्स में नहीं गिनता, डॉलर्स में कैलकुलेट नहीं करता,
वो अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर। ओके अली गौर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बार बार एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पे खिताब आपकी दौर हुकूमत में, मैं 2013-2018 नहीं, उनकी हुकूमत जाने का जो आपके 10 माह 90 रुपए डी वैल्यू हुआ है रुपए डॉलर के मुकाबले में, जिसका इम्पैक्ट आए, इस पर सर आपकी क्या राय है? आप एज ए एमएनए आप क्या समझते हैं कि हमारे रुपए की कदर में इस्तेकाम आना चाहिए और जो रियल वैल्यू उस पर होना चाहिए? देखें, बात ये है कि मुआशी मामलात पर जाहिर है कि फ़ारूक साहब की जो राय है वो मुझसे ज़्यादा मुस्तनद है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के रुपए की डिवेल्यूएशन का जो मतलब है कि वो क्या कहते हैं, तमगा किसने अपने सीने पे सजाया था? इमरान न्याजी साहब ने सजाया था। सबसे ज़्यादा पैसे की जो डिवेल्यूएशन प्लान करके की गई थी वो न्याजी साहब ने थी, और उस वक्त वो कंपैरिजन करते थे कि इससे फलां चीज बेहतर हो जाएगी, फलां चीज बेहतर हो जाएगी। कहते वो फ्री फ्लोट किया था एमएफ? नहीं, वो फ्री नहीं कहा था, खुद हमने किया था। अच्छा, नहीं, उन्होंने इस दफा शर्त लगाई, लास्ट टाइम। दूसरी बात इनसे ये पूछें कि जो अभी ये डीसी रेट्स और प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं हुमायूं साहब, इन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम दी थी जी, वो कह रहे हैं सेनेट में ही था। देखें, बात ये नहीं कि हुमायूं साहब थे या नहीं थे, अली गौर एमएन था तो नहीं था, पार्टी तो ही नहीं की थी जी, पार्टी में तो बड़े पुराने। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ इस कदर तबाही हुई है। देखिए, वही फारूक साहब ने बात बताई ना, कर्जे सबसे ज्यादा किसने लिए, मतलब उन्होंने तो एक एक रुपए का मेरे ख्याल हिसाब बता दिए कि इतना कर्जा जो था, वो मुझे कमीशन याद है, ये हमारी असेंबली का इमरान न्याजी साहब ने कहा वो बनाया किस लिए था, एक कमीशन बना के उसमें भी हमें वो हमारे खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे थे। असल में तो उनकी हर बात के पीछे विक्टिमाइजेशन होती थी कि कर्जे लिए वो कहाँ लगे। जब कर्जे लिए, जब उनकी रिपोर्ट आई, कंपैरिजन हुआ, उधर पता चला कि यार कर्जों से तो बिजली पैदा करने के कारखाने लगे हैं, कर्जों से तो सीपैक जैसे प्रोजेक्ट हुए हैं, कर्जों से तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, हॉस्पिटल की रिहेबिलिटेशन हुई है, यहाँ पर बड़े बड़े काम हुए, और इधर पता लगा कि तारीख के सबसे बड़े कर्जे ले लिए हैं, और देखने बताने को जाएं तो क्या है जी, सुनामी ट्रीज लग गए, वो जी बीआरटी पिशावर पर अरबों रुपए लग गए, ठीक है, वो फलां चीज पे इतना वो ग्रोथ रेट जो था वो उस वक्त में फर्क साहब से पूछने को वो 6% था। अच्छा, अब ये मुझे बताया, आप बार बार कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है ना उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे माशी हालात है, और आप समझते हैं कि अगर ये सूबाई हुकूमतें ना खत्म करते, सवाल सुन लीजिएगा, तो ये अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते। इनकी ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमतें तो थी। तो आप अब मुझे बताएं कि जाहिर बात है अब तो ये एक आईनी तकाजा बन गया। खान साहब तो आज भी कह रहे थे कि अगर 90 दिन में नहीं होता, और उन्होंने कहा कि आप लोगों की नीयत नहीं लग रही तो जो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। और वो जैसे खुद कह रहे हैं डॉक्टर हमारी साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, तो आपको डिस्टर्ब ही रखेंगे। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन हुमायूं जैसे शरीफ आदमी के साथ बैठकर मैं अच्छा नहीं लगता कि इनकी पार्टी की क्लाथ लूं। मैं इनसे चले सादा अल्फाज में एक ही पूछ लेता हूं, हुमायूं साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ कि जेल भरो तहरीक के मुझे दो बातों का जवाब दे। जिन लोगों के 2 दिन के अंदर आंखें बाहर आती हैं वो कहते हैं हम जेल भरो तहरीक करेंगे, जिन लोगों की 2 दिन के अंदर आगे बाहर आती है। दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूं, अभी तो इमरान न्याजी साहब रातों रात वो हाई कोर्ट में तरले ले रहे हैं कि मेरी जमानत ले, जमानतें वापस ले, जेल भरे। अच्छा, आपको कोई मतलब ये है परेशानी नहीं है जेल भर दी? जहां भी बात होती है वो कहते हैं मैं कैप्टन हूं, कैप्टन टीम चला रहा है। कैप्टन तो जमानत पे गया हुआ है, लोगों के बच्चों को कहता है जेल भरो। कमाल बात है, अभी सिपा सलार कहता है मैं घर बैठूंगा, आप जाके मात पे लड़े। लेकिन सवाल उनसे तो मैं पूछूंगा, बात ये अगर इन्हें जेलें भर दी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं भाई, भरे लाए, हमने इनके लिए बिस्तर, बेहतरीन मैट्रेस, हर चीज अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको भी जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पले में आप कर लेंगे ये तो आपको जैसे मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये सारी देखे बातें करने से, पॉइंट स्कोरिंग करने से जेलें नहीं भरती। इमरान न्याजी साहब आज उनकी आज भी वो हुमायूं साहब ने नहीं देखी पिक्चर्स वायरल है, इसी जमान पार्क वाले घर की दीवार फलांगते हुए भागे थे, पुलिस का बाहर एक डाला आया था और खान साहब दीवार। पुराने दौर की बात करें, पुराने की बात कर रहा हूं। तो टांग जख्मी है ना, इसलिए मैंने कहा कि पता चल जाए कर रहे हैं। मैं इस पर नहीं कहता कि वो टांग जख्मी हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन उस टांग को तो वो तो तीसरे दिन ही ठीक हो गई थी। अब खान साहब क्या करते हैं, वो एक उन्होंने प्लास्टिक का वो कवर लिया हुआ है, जब
उनके वो लोग मिलने आते हैं, पहले वो उस कवर को बांधते हैं, वो कवर बांधते हैं, फिर उसको उठा के रख देते हैं, फिर वो ठीक ठाक वॉक भी करते हैं। देखिए हम आज उन्होंने कहा हाईकोर्ट में वॉक नहीं कर सकते, हम सेहत, हम उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हैं सबकी, ठीक है, मैं उस बात पे नहीं कर रहा। लेकिन सर मुझे बात सुनाए, वो उनको दो कोई शर्रे या कोई चीजें अड़ी थी जिससे कि हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई थी, ठीक है, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स में तमाम, और वो आपने उस वक्त के वो 1122 के वो एक उसका बयान आया था ना जिसने खान साहब को फर्स्ट एड दी थी, बाद में उसने बयान, लेकिन आप कहते हैं जेल बड़ी तरीके से ये जमानते के लिए घूमते फिर रहे अदालतों के आगे, ये जेल क्या भरेंगे। इस तरह के ये हम लोग हमेशा इसी तरह कहते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर आगे ही वो शुरू कर देते हैं। लेकिन देखें मैं आपको अभी तो मैं अच्छा लगता अली गौहर साहब यही सब कुछ कहते, लेकिन जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है ना, अच्छा होता अली गौहर साहब यही सब कुछ कहते जब नवाज शरीफ प्लेटलेट का झूठा बहाना बना के, और पिछले 4 साल से प्लेटें टूट गई हैं, प्लेटें खा पी रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर नवाज शरीफ एक मिनट है ना, क्या कह रहे अगर नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें झूठी साबित कर दे, सर मेरी बात सुनो ना, इनके हॉस्पिटल 4.5 साल हो गए, इनकी लेबोरेटरीज और इनकी भी लेबोरेटरी, मेरी एक बात है, अली इमरान न्याजी और अलीबाबासी के हॉस्पिटल की लेबोरेटरी, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए फिर हम अपने मौजूद पे आएंगे इकोनॉमी पे। 1981 में आए थे ना मियां साहब, जी जी, ठीक है, आज क्या है 2023 है जी, कितने साल हो गए 42, जी जी, ठीक है, 42 साल में उनमें से कितने साल पंजाब में हुकूमत इनकी थी? एक अस्पताल बना सके जहां पे मियां साहब का इलाज हो सके, बेशुमार हॉस्पिटल, एक अस्पताल ऐसा है जिसपे ये खुद इलाज, जहां पे ये खुद इन्होंने किया, नहीं कर सकते। देखिए कहने की बातें और है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी तो पॉलिटिकल 2022 का बजट हमने तो नहीं बताया ना, मिफ्ता साहब ने बनाया था ना, उन्होंने प्रेजेंट किया था ना, इकोनॉमिक सर्वे उनका था, हमने तो नहीं किया ना, ठीक है। उस इकोनॉमिक सर्वे में वो कहते हैं कि अच्छा, जब आप किसी के साथ, जैसे आईएमएफ के साथ जब हम डील कर रहे हैं और उनके साथ हम बात करते हैं, आईएमएफ कहता है यार तुमने हमसे 100 रुपए लिए है, 10 रुपए तुमने हमें हर साल रिटर्न करना है और 90 तुमने अपना खर्च करना है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं ठीक है, हम अपना एक बजट बनाते हैं, उसमें प्रपोज करते हैं कि हमारा जीडीपी टारगेट है 4.8%, इन्होंने बताया कि यार तुम लोगों का 6% है, 5.97 टू बी एग्जैक्ट। हम लोगों ने कहा था कि हमारा हदफ होना चाहिए एक्सपोर्ट लेड होना चाहिए, जो असल है 26.8 बिलियन का हमने हदफ रखा था, हमने 28.8 बिलियन डॉलर्स का हमने अचीव किया है, दैट मींस 2.2 बिलियन डॉलर्स हमने एक्स्ट्रा किए हैं। एग्रीकल्चर में हमारा 3.5% का हमारा था, हमने 4.4% किया है। आईटी एक्सपोर्ट्स में हमने 26% इंक्रीज किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में जो मेरे दोस्त थे और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहते हैं फैसलाबाद में मजदूर कम पड़ गया था, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो उनके वहां पे चीजें थे मजदूर कम पड़ गया था, ठीक है। मेरे अपने दोस्त थे वो मुझे कहते हैं, मैं नाम भी इनको बता दूंगा, हो सकता है 2-3 इनको जानते भी हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप ये सारी चीजें करते हैं, अचानक ही 10वां में काया पलट गई। सुन ले 10 साल में 10 महीने में इसलिए काया पलट गई कि इसहाक डार ने आते साथ ही जो है ना वो दोबारा अपनी जुगाड़ लगाने की कोशिश की, उसने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की आर्टिफिशियली, लेकिन वो अभी जो है ना वो हो नहीं सका उनसे। और आप नहीं समझते कि जो आप लोगों ने मुआहदे की क्लॉजेस के बरक्स पेट्रोल की कीमत कम की सवाल कर, मैं ये समझता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए क्रेडिबिलिटी सब हुई है। पेट्रोल, मैं बताता हूं, पेट्रोल की कीमत करने के बाद आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आईएमएफ ने पिछले साल फरवरी के एंड मार्च में ये कहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट इंक्लूसिव मींस जो निचला तबका है वो समेत सारा ग्रो कर रहा है। आईएमएफ ने कहा था और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है, ठीक है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। नंबर 2, अगर मैं 100 रुपए मैंने जमा करने हैं और मैं 105 रुपए या 110 रुपए जमा कर रहा हूं, तो मैं ये समझूंगा कि 10 रुपए या मैं अपने पास रखूंगा अगले साल के लिए, और या मैं उस 10 रुपए को पॉलिटिकली मैं क्या करूंगा, वो अपने लोगों के लिए मैं सब्सिडाइज कर दूंगा। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूं जो खान साहब के साथ जो टीम थी, फाइनेंस टीम, उनको ये करना चाहिए था, वो सब्सिडी जो होती है वो टारगेटेड होती बजाय ब्लैंकेट उसके,
वो टारगेटेड होती, वो ज्यादा इफेक्टिव होती और आईएमएफ उसमें खफा ना होता। क्यों? अगर आप इस दफा के आईएमएफ के अगर आप देख ले, शराइत देख ले, उसमें एक चीज उन्होंने कहा हुआ है कि नंबर 1 जो आप जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो नहीं देनी। ठीक है, तो मैं यहां समझता हूं होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए हमने सबसे गरीब तबके को लेकर आने ना, तो हमने उन चीजों को करना है, अदरवाइज नहीं। लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे एक दफा एक चीज हो गई है कि जो मिफ्ता साहब, जो खाकान अब्बासी साहब, जो इनकी सारे लोग कहते थे ना कि वो आएगा और वो ये करेगा, वो आएगा ये करेगा, वो जब से आया पहले तो उसकी और मिफ्ता की आपस में उनका पार्टी का, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने लिटरली सत्यानाश कर दिया है। 8 महीने 10 महीनों के अंदर अंदर मेरे ख्याल में, जो मुझे मालूम है, मुझे पता है कि फरूख साहब जो हैं वो कोई और फिगर कोट कर रहे हैं, शब्बर जैदी ने और एक और आदमी ने, उन्होंने कोट किया जब हम जा रहे थे, वो तकरीबन 16 या 15 या 14 बिलियन का वो हमारे पास था, 10.9 था। ठीक है, मैंने स्टेट बैंक की वेबसाइट 10,9 ठीक है, 10,9। अभी कितना है? 2.9। अभी तो इन्होंने $8 बिलियन को किधर फोंक दिया 10 महीनों में। ऑन दिस पॉइंट सर ये बताइएगा, ये जो नुकता उठाया कि ये फॉरेन रिजर्व्स इतने नीचे आ गए और अपनी फिगर्स बता रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की कि जी ग्रोथ रेट आपके शहर में उनका जॉब नहीं मिल रही थी। डायरी भी इनकी, फिगर भी इनके देख के पढ़ रहे हैं। अगर इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बात ये है, जरा पढ़ के वो इकोनॉमिक सर्वे की फिगर लिख कर देखिए, बात सुने But that's how it is, जी। Politics is this ना, सच को सच नहीं मानना। इनसे पूछे कि जो सब्सिडी इन्होंने अरबों रुपए आटे और चीनी की मद में अपनी जेबों में डाल लिए थे, अपनी जेबों से मुराद कोई, मैं हुमायूं साहब की जेब नहीं कह रहा, जिन लोगों की जेबों में गए वो इन्हें भी पता है, वो फिर अरबों रुपए लेकर मेल हो या फीमेल वो मुल्क से बाहर जा चुके और फिर वापस नहीं आए, उनको फरार कराने फीमेल का नाम एक बार बताओ मेरी बारी में ना बोले, मेरी बारी में ना बोले, चेक कर लेना, मेरी बारी में ना बोले। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स और सबसे ज्यादा आटे की मिलें नून लीग वालों के पास है या किसके पास, पूछ लेना, सर्वे कर लेना। देखो इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती क्या की, ये इधर बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने अरबों रुपए लेकर कर्जे में, एक तरफ 70 साल का कर्जा, एक तरफ इनके 3.25 साल का कर्जा, उस 3.25 साल के कर्जे में से अगर 1 रुपया लिया है तो चवन्नी मुल्क पे लगाई है, 12 ने खाए हैं। और वो किस तरह से खाए हैं कि अरबों रुपए की सब्सिडी चीनी के नाम पर अपने मनपसंद लोगों की जेबों में डाल दी। जाहिर है, मैं एक मिसाल देता हूँ, हुमायूं साहब की जेब में डाली तो हुमायूं साहब से ले लेंगे, ठीक है, कोई थोड़े बहुत इनको भी दे देंगे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इनसे पूछे, शहजाद अकबर साहब तो फिर इनसे पूछे, बना रहे थे, अरबों रुपए लग गए सुनामी ट्रीज के ऊपर, ठीक है, अब दरख्त गिनते रहे, जाकर अनवार साहब भी गिनते रहे, एनवायरमेंट का पता ही नहीं है, अनवार साहब भी गिनते रहे, मुझे नहीं पता, मैं तो नलायक आदमी। क्लाइमेट चेंज फैसलाबाद का जवाब देना, देखिए बात अच्छी तरह पता नहीं, बड़ा अच्छी तरह पता, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए बात ये है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये लोग बहुत जीनियस और लायक है, हम इन जितने लायक नहीं। अगर हम लायक होते तो हम भी सुनामी ट्रीज के नाम पे खा जाते, अगर हम लायक होते तो हम बीआरटी पिशावर जितना पैसा हम भी कमा लेते, अगर हम भी लायक होते, अगर उसको नाम हम भी लायक होते। अभी इस अभी आए हुए अभी बीआरटी है कि जो चलती काम है, जो चलती काम है और जलती ज्यादा है। फैसलाबाद नौकरियां सबसे ज्यादा मिली आपके शहर में, किधर है, कोई रिकॉर्ड दिखाएं, लाएं। सर वो कह इनसे ये पूछे, इनको दिखाने का फायदा नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन की बात करते थे ना ये सबसे पहले इमरान खान साहब, ये खुद हेल्थ की टास्क फोर्स के इनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, पूछे कि पंजाब में, चले पंजाब का ही पूछ रहे थे, सबसे बड़ा सूबा है, फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, अपने 3.25 साल की तारीख में आपने कितने टीचर्स भर्ती किए? नहीं, डाटा वो तो यास्मीन राशिद, नॉट अ सिंगल टीचर, यास्मीन राशिद साहब, नॉट अ सिंगल टीचर, मैं टीचर की बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब तो हेल्थ की थी, मैं एजुकेशन पे सवाल कर रहा हूं। तो सर ये तो नॉट अ सिंगल टीचर, ओके, ये आपने इनका काम ही है। देखिए ना, जो एंटरप्राइजेस के अंदर जो भर्तियां की है, असल तो सत्यानाश उसी की वजह से हुआ है। डॉक्टर फरूख सलीम सर, आपने कहा था मसला हमारा सियासी है, मौशी नहीं है, वे फॉरवर्ड बताइएगा। हुमायूं साहब हैज हिज ओन नोट्स एंड अली गौर साहब हैज हिज ओन पॉइंट्स, आपकी क्या राय है सर? वे फॉरवर्ड सजेस्ट कीजिएगा।
देखिए अनवार साहब, 2 या 3 चीजें। पहली तो बात यह है कि जो हुमायूं साहब ने सिफारिशात बताई थी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, वो सारी सिफारिशात पीटीआई के 2018 के मैनिफेस्टो में, जो उनका इलेक्शन का मंशूर है, उसमें मौजूद है। तो बेशक हुमायूं साहब उस वक्त ना हो, मंशूर में ये सब चीजें लिखी गई थी और फिर 44 महीनों में उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी बात, वो सब्सिडी के हवाले से जो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने ऐलान किया था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसके बाद जो IMF की रिपोर्ट आई थी उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा गया था कि ये अनफंडेड सब्सिडीज हैं, हुकूमत के पास इसके पैसे नहीं है। ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया था कि इसका हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये IMF की रिपोर्ट के अंदर लिखा है। देखिए अभी आज जो हमने बहस सुनी है, मेरी मुद्दबाना गुजारिश है दोनों सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव से, दोनों सियासी जमातों से, कि खुदाया पाकिस्तान बहुत बड़े ट्रबल में है इस वक्त। माशी एतबार से जैसे वो मैंने कहा कि आगे खाई और पीछे कुआं, खुदाया ये अवाम ये सोच रही है कि आप लोग इशराफिया की जंग लड़ रहे हैं, जिससे कुर्सी चली गई है वो कुर्सी पे वापस आने की कोशिश कर रहा है, जो कुर्सी पे बैठा है उसकी कोशिश है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं। इसमें आम आदमी का मुफाद कहां है? अभी जितनी बहस हमने सुनी दोनों सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, उसमें मेरा सवाल यह है कि अवाम का मुफाद कहां है? दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों जो है वो कहीं भी इकट्ठा मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क को प्रॉब्लम से निकाला। सर ये बड़ा सोल सर्चिंग नुक्ता उठाया कि आप दोनों मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे जब हमें दीवारों में चुनवाया जा रहा है, अब कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि उस वक्त भी हमने मिसाके मईशत की बात की, और आज डार साहब सर ये आप समझते चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। ये न्याजी सही कह के आवाम की एक तरफ मैं आपको न्याजी साहब का रवैया क्या था। न्याजी साहब किसी से प्रैक्टिकली भी सलाम लेने के रवादार नहीं थे, इतना उनके अंदर वो क्या कहते ईगो और हसद के मामलात हैं कि सलाम तक नहीं लेते थे। डॉक्टर हमारी साहब सर वो कह रहे हैं अशराफिया की जंग लग रही है, एक आम आदमी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बातें करना बड़ी दूर की बात। कोई शक नहीं कि जो हमारी जो एलीट कैप्चर इकोनॉमी है और एलीट कैप्चर सियासत है ना, इसमें जब तक आप लोग हम लोग जितने भी जो हमारे एलीट हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के, सिविल मिलिट्री, जुडिशरी या फिर वो पॉलिटिशियंस हैं, अब आप इनके सब के मराद देख लें, इन सब चीज़ों के लिहाज से देख लें, इनको किन किन जगह पे छूटें मिलती है वो सारे कर लें, हम वो चीज़ें वाकई नहीं ट्रांसफ़र कर रही। बात ये क्या हमें आपस में बात करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही फिर? ठीक है, नहीं हो रही, उसकी बाज़ वजूहात हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज़ है, इस सही किया है या गलत किया है वो बात की बात है। इस वक्त दो हुकूमतें ऐसी हैं, वैसे कोई बंदा अपनी हुकूमत छोड़ता नहीं है, ये खान वाहिद बंदा है जिसने अपनी पंजाब की और केपी की हुकूमतें छोड़ी है। अब इस वक्त एक चीज है, according to the constitution of Pakistan, there should be an election within 90 days. जी वो तो लाहौर हाईकोर्ट का मर्दमशुमारी होना भी जरूरी है, लेकिन सर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी था, जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला है, खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन नुकता यही है, आज का टेक अवे ये है कि हमें आपस में बैठ के अपने मसाइल भी हल करने हैं और जो और मुतालबात हैं, जो और इश्यूज हैं, वो बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे आरामदेह और पुरसुकून बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया अली गौर खान साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद सलीम साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।